दोस्तों कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोशिका, जिसको आप सेल भी कहते हैं, जिसको साइट भी कहा जाता है, या कोशिका को ही कोशा के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और आज हम लोग इसी चीज पे बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कोशिका को जानेंगे, उसकी खोजकर्ता को जानेंगे और इसको बेसिकली एक फनी वे में समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। साथ में कौन कौन से सेल ऑर्गनली होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में ब्रीफ पूरी जानकारी हम लेंगे। तो कोशिका के बारे में एक बात है कि कोशिका की खोज कब हुई थी। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको लगता होगा कि खोज होना, देखो दो शब्द होते हैं, एक है डिस्कवरी, एक है इन्वेंशन। ठीक है, एक डिस्कवरी, एक है इन्वेंशन, एक है खोज, एक है आविष्कार। खोज किसी भी चीज की तब होती है जब वह पहले से विद्यमान होती है, परंतु मानव जगत को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। यानी कि पहले से वो चीज थी और हमको उसके बारे में नहीं पता था। अब हम कोई महान व्यक्ति उठ के आया, नींद वींद खोल के उठा, हो भाई चलो कुछ खोज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। उसको सडनली कोई चीज मिल गई, इसको अचानक से कोई भी चीज मिल गई, चाय पी, चुस्की लगाई और एकदम उसको कुछ भी मिल गया, तो कहा भाई ठीक है, ये लो, ये तुम्हारा, मैंने खोज के तुमको दे दिया है। तो खोज का मतलब है पहले से कोई चीज विद्यमान थी, उसको हमने अभी मानव जगत के सामने पेश कर दिया। और आविष्कार क्या चीज है, जो पहले से नहीं था, जिसको अभी बिल्कुल बनाया गया है। जैसे कि कोशिका पहले से भी थी, पर हमको उसको पता लगा 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक व्यक्ति था। रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने क्या काम किया, सर्दी वर्दी बढ़िया पड़ रही थी, उसने क्या काम किया, अपने घर में कुछ बोतल वोटल रखी हुई थी और दिमाग तो तेज चलते ही है लोगों का। तो इस बंदे ने क्या काम किया, इसकी जो बोतल थी उसकी जो कॉर्क थी उसमें से एक टुकड़ा काटा, उसको माइक्रोस्कोप पे रख दिया। किस पे? माइक्रोस्कोप पे, यानी जिसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी पर रखने के बाद हुआ क्या, उसको मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई पड़ी। आपने देखा होगा, आपने जैसे कहते हैं महल, पश्चिमी यूपी में महल कहते हैं कि मधुमक्खी का महल है, तो पूरा का पूरा छत्ता होता है, जो मोम होता है, जो वैक्स होता है। तो उसमें क्या हुआ, उसने छत्ते जैसी आकृति देखी और छत्ते जैसी आकृति देखने के बाद उसने इसको क्या कहा कि भाई ये सेल है, ये कोशिका है। और एक चीज मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इस तरह से, देखो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा, तो इस तरह से पूरा रहता है, ऐसे ऐसे कॉलम रहते हैं। कभी देखने में अगर पढ़ा हो तो देख लेना भाई, नहीं तो सब कुछ सुझा देगा तुम्हारा, तुमको पता लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने की। एक लकड़ी की कॉर्क को थोड़ा काट करके उसने पीस करके माइक्रोस्कोप पे रखा और मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति उसमें देखी। बाद में इसी व्यक्ति ने उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा सेल, उसका नाम रखा कोशिका, उसका नाम हुआ कोशा। ठीक है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, चाहे वह हिंदी में हो, चाहे वह अंग्रेजी में हो। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूं, जैसा सेल मतलब रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको दिखाई दिया। अब बात करते हैं कि विज्ञान जो है, जो साइंस है, वो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग ब्रांचेस में अध्ययन करता है, उनकी स्टडी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है, तो साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में देखो, जो कोशिका है उसको सेल कहते हैं और उसको साइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में है साइटोलॉजी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दो भाई आए, दो भाई ने कहा कि भाई यार तुमने तो इतनी बात बता के छोड़ दी है, अब थोड़ी आगे की भी तो बात बता दो। मैंने कहा चलो यार भाई बता दो, तुम भी अपनी बात बताओ, यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना नाम बताओ। तो उन्होंने कहा सर मेरा नाम है श्लाइडन, और दूसरे ने बोला सर मेरा नाम है श्वान। श्वान, तो क्या श्वान का क्या मतलब है? यहां पे तो संस्कृत में श्वान कुत्ते को कहते हैं। आर यू डॉग? नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं, आप नाम पे मत जाओ, आप काम पे जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। स्लाइडन और श्वान ये आए मेरे पास 1838 में 39 में। अब आपको लग रहा होगा मैं जिंदा था। हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल जिंदा था, बस यूट्यूब पे नहीं था। ये आपकी थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, हमको फिर भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइडन और श्वान नाम के दो व्यक्ति आए, ये आपको याद रखना है। श्वान, ये आपसे याद रख सकते हैं, श्वान जो संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्ते को श्वान कहा जाता है। ठीक है, देखो आपको एक बात मैं बताऊं, एक चीज मैं आपको समझाता हूं।
जब अगर किसी को गाली देनी हो तो माँ बहन की गाली मत दो, क्या निकालो, उसके लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो। जैसे किसी को गधा बोलना है तो उसको गधा मत बोलो, अरे यार तू गधा है भाई, क्या मतलब, कुछ तरीका गधा गधों वाले काम करता है, प्यार से करो उसको बोलो हे वैशाख नंदन। अब उसको अगर पढ़ा लिखा होगा तो समझ में आ जाएगा, भाई गधा बोल रहा है मेरे को, भाई गधा बोल रहा है मेरे को, तो उसको बोलो हे वैशाख नंदन, तो उसको लगेगा न जाने मेरे को क्या कह दिया भाई, न जाने क्या बता दिया मुझे, हे वैशाख नंदन। या अगर किसी को कुत्ता बोलना है तो बोलना चाहिए हे गृहपाल, गृहपाल आइए आप, तो उसको लगेगा यार घर पालने वाला बोल रहा है, जबकि उसको बेवकूफ को ये नहीं पता उसको कुत्ता और गधा बोला जा रहा है। तो श्वान है ना, तो श्लाइडन और श्वान दो वैज्ञानिक हुए। इन वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम था कोशिका सिद्धांत। क्या था? कोशिका सिद्धांत, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी, और इस सेल थ्योरी में मुख्यतः दो बिंदु निकल के आए। कौन से दो बिंदु निकल के आए? पहला बिंदु था सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आई, ये वर्ड जो आया जीव, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने। जीव का मतलब होता है जिनके अंदर जीवन है, जो जिंदा है, जिंदा हूं मैं, झुकेगा नहीं, जिंदा है मैं, ठीक है, ये आपने सुनी होगी। तो जीव जो हैं जिनके अंदर जीवन है वो सब के सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पहला पॉइंट तो ये बताया श्लाइडन और स्वान ने। और दूसरी बात जो श्लाइडन और स्वान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, वह जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा सेल। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप बोल देंगे भाई कोशिका है, इतना आप समझ लीजिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है किसी भी चीज की, ठीक है, उसकी यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है। अब यूनिट का क्या मतलब होता है? जैसे आप समझो, आप सब घरों में रहते हैं, आप सब मकानों में रहते हैं, ठीक है। अब मकान में आप रह रहे हैं तो मकान में बारीकी से देखो तो मकान में सबसे छोटी यूनिट क्या लगी हुई है? तो आप बोलोगे सर कि जो मकान होता है वो ईंट से मिलकर बना है, ठीक है, ईंट से मिलकर बना है, कि ईंट 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 ईंट। राजमिस्त्री ने कहा ले भाई ईंट ले गया, चिपकाई, ये ले 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 ले, ऐसे चिपकाता चला गया मसाले के साथ पूरा। तो ईंट है, ईंट ईंट से मिलके उसने क्या बना दिया? दीवार बना दिया, ठीक है, एक दीवार बन गई। अब एक दीवार बन गई, उसके बाद वो कहा ले भाई अब दूसरी दीवार का नंबर, अब दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसने दीवार लगा दी पूरी, ठीक है, उसके ऊपर उसने लेंटर डाल दिया, ठीक है। अब दीवार से मिलके बन गया कमरा, और कमरे से मिलके बन गया मकान। तो अब ये जो मकान बन के तैयार हुआ, ये जो मकान रूपी संरचना बनकर तैयार हुई, इसकी अगर यूनिट पूछी जाए कि इसकी मौलिक इकाई क्या है, इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे क्या है? ईंट है। तो उसी प्रकार किसी भी जीवधारी के शरीर की, किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी या शरीर बना लेते हैं। जैसे एक फोटो आप यहां पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो में सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा बॉडी बन गया है। जैसे एक कोई कोशिका थी, मानो फेफड़े की कोशिका है, ठीक है, फेफड़े की कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ आपस में आई, ठीक है, जैसे ईंट ईंट बहुत सारी आपस में आई थी, इसी तरह जैसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में आई, आपस में आने के बाद वो टिश्यू बन गई, ऊतक बन गई, ठीक है, ऊतक बन के फिर वो क्या बन गई? अंग बन गई, और अंग बन के वो पूरा अंग तंत्र बन गई, ठीक है। तो फेफड़ा तैयार हुआ, फेफड़े से पूरा मिल के पूरा और भी अंग मिले तो श्वसन तंत्र बन गया, और पूरी बॉडी में इस तरह अलग अलग तंत्र मिल गए। श्वसन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, तमाम तरह के आपके सिस्टम जब एक साथ मिल गए तो उससे क्या बन गया? उससे मिल गया आपका पूरा का पूरा बॉडी बनकर तैयार हो गया, ठीक। कोशिका के अंगों की बात करते हैं, सेल ऑर्गनलीज की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले देखो, उधर एक सेल का डायग्राम मैंने बना दिया है। अब ये वैसे तो है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका है, पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर मैं इससे अगली वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा।
पर फिलहाल हम समझते हैं कि कोशिका के बारे में मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब कोशिका के अंगों के बारे में बात करते हैं कि कोशिका किस किस चीज से मिलकर बन रही है, जो सेल है वो किस किस चीज से मिलकर बन रही है। तो सबसे पहले जो ये आपको बाहर वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाली, इस स्ट्रक्चर का नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका तो पता ही है, भित्ति किसको कहते हैं? भित्ति कहते हैं दीवार को। किसको कहते हैं? दीवार को। वॉल को कहते हैं सेल की वॉल, यानी कि कोशिका की दीवार है। अब दीवार किस लिए बनाई जाती है? दीवार किस लिए बनाई जाती है? आप सबको पता है, घरों में दीवारें इसलिए बनाई जाती हैं जिससे सुरक्षा हो सके, जिससे सिक्योरिटी मिल सके। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चीज है, जो ये बाहर वाली जो संरचना है, इसको कोशिका भित्ति कहा जा रहा है, और ये सबसे भारी भाग है, सबसे बाहरी भाग है किसका? कोशिका का। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो आपको नाम याद रखना है, सेलुलोज, ठीक है। क्या? सेलुलोज आपको याद रखना है। सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉली कार्बोहाइड्रेट है। कभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो विस्तार से चीजों को बता देंगे। और ये जो सेलुलोज है, ये विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका यूज और भी कहां कहां पे हो रहा है? जो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं, जो रक्त को और मतलब पीरियड्स के दौरान, है ना, जब महावारी होती है उस दौरान जब रक्तस्राव होता है, जब रक्त निकलता है, तो उसको सोखने के लिए पहले क्या करती थी महिलाएं कि पहले कपड़ा लगाती थी, वो तो उसमें लीकेज हो जाती थी, बीमारियों का डर रहता था और ठीक से एब्जॉर्ब भी चीजें नहीं हो पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ। आपने एक मूवी देखी होगी पैडमैन, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, तो वो पूरी मूवी में उसमें पागल रहा कि अपनी पत्नी के लिए कैसे बनाऊं, क्या करूं, ये करूं, अपनी पत्नी से खूब प्यार किया। फिर तो आज से तेरी सारी गली, पहले तो गाने गाए, फिर उसने ही मार के भगाया उसको, मगर फिर भी उसने बहुत अच्छा इन्वेंशन उसके लिए किया, बहुत अच्छा एक काम करके दिखाया, उसने सैनिटरी पैड्स बनाए। इस क्षेत्र में आज भी भारत में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोग खुल के बात नहीं करना चाहते इस बारे में, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो सेलुलोज से निर्मित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्य क्या होता है? कार्य है बचाव का, ठीक है भाई। सेल है, बाहर से किसी ने कर दिया डिशुम, एकदम बाहर से कर दिया, जैसे घूसा लग गया, डिश ऐसे घूसा लग गया, तो इसका बचाव हो। कोशिका के अंदर जो कुछ भरा हुआ है इसका बचाव हो, ठीक है, कवच की तरह से कुछ काम करे। और क्या काम करती है? और क्या काम करती है? निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का कार्य करती है कि एक निश्चित शेप बनी रहे, जो उसका मुंह है, जो उसका चेहरा है, जो उसकी बॉडी है, वो पूरी ढंग से बनी रहे। ये ऐसे है ना, ऐसे, तो ये ऐसी बनी रहे बिल्कुल। तो इसके लिए क्या काम करती है? ये जो सेल वॉल है, ये इसको बचाने का कार्य करती है, निश्चित आकार और आकृति देने का कार्य करती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे ये आप यहां पे देखिए, दूसरा ये जो चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता देता हूं। जो एनिमल सेल होता है आपका, जो आपका एनिमल सेल होता है, पादप कोशिका होता है, वो जंतु कोशिका होता है, उसमें ये नहीं मिलता। ये केवल और केवल आपकी पादप कोशिका में मिलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट अवयव है या कोशिकांग एक तरह से कह लीजिए, वो है ये अंदर वाली लेयर। ये अंदर वाली लेयर आपको दिख रही है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हिंदी में कोशिका झिल्ली कह देते हैं या जीव द्रव्य कला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य कला कह देते हैं। और ये ऐसे अंदर अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे अंदर अंदर पाई जाती है। ये क्या है? एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। और कैसी मेम्ब्रेन है? ये है आपकी मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, तीन चीजें होती है, एक पारगम्य होता है, परमिएबल, एक सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य, और एक होता है नॉन परमिएबल यानी कि अपारगम्य, ठीक है। अब मोटा मोटा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपने माना कि आप इधर टॉर्च लेके खड़े हो गए, दूसरी तरफ रामू खड़ा हो गया, ठीक है। इधर से टॉर्च आपने लगाई, ठीक है, टॉर्च सामने से लगा दी, और रामू अपने सामने एक लोहे की चद्दर लेके खड़ा हो गया, तो आप देखेंगे कि जो रोशनी है वो पार नहीं जा पाएगी। तो वो जो लोहे की चद्दर है या लोहे की जो चादर है, जो शीट है, वो उस रोशनी के लिए, टॉर्च से निकलने वाली रोशनी के लिए अपारगम्य हो गई, ठीक है। उसके बाद
आपने लिया एक शीशा, शीशे की एक कांच की प्लेट ली, उसमें मारा तो निकल गई, तो वो पारगम्य हो गया। बट आपने क्या काम किया, आप पढ़ रहे थे रात को मस्त एकदम, और आपने कुछ नमकीन नमकीन अपने पास रख लिया, और बहुत ऑयली नमकीन आपने अपने पास रख लिया, और आप खा रहे हो, और उसमें ही चल रहा है आपका काम, उसमें से खा रहे हो, उससे पन्ना पलट रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपके पन्ने पे धीरे धीरे ऑयल लग गया, और ऑयल लगने के कारण वो कुछ ऐसा हो गया कि आप उसके आर पार देख पा रहे हो, पर धुंधला धुंधला, ठीक है, बहुत धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही होगी बात? तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे पेपर में से टॉर्च मतलब मारोगे, तो उस पेपर में से बहुत हल्का सा प्रकाश निकल जाएगा, यानी कि कुछ प्रकाश इधर रुक जाएगा, कुछ उधर निकल जाएगा, तो अर्ध पारगम्य, यानी कि आधा 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 पारगम्य निकलने देता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, ये ऐसी ही है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, और ये एक सक्रिय संरचना है, यानी कि ये हमेशा एक्टिव रहती है। किस चीज के लिए एक्टिव रहती है? ये ध्यान रखती है कि कोशिका के अंदर क्या जा रहा है और कोशिका से बाहर क्या आ रहा है। मतलब कि जो बाहर से कोशिका के लिए कोई चीज खतरनाक है, कोई कीटाणु है, विषाणु है, कोई जीवाणु है, वो अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको अंदर जाने से रोकती है। और अंदर से बाहर अगर कोई चीज निकालनी है, कोई दूषित है, कोई विषाक्त, कोई टॉक्सिन्स है, तो उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि बाहर से जो खराब चीजें हैं उनको अंदर नहीं जाने देती, ठीक है, और अंदर से जो खराब चीजें हैं उनको बाहर जाने देती है। इसका निर्धारण करती है, इसका नियंत्रण करती है ये आपकी कोशिका झिल्ली। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जीव द्रव्य की बात करते हैं। जीव द्रव्य नाम ही क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं हमेशा। तो जीव द्रव्य देखो, जब भी आपने कभी ना कभी 10th क्लास में या 9th क्लास में कोशिका का चित्र जरूर बनाया होगा, और कोशिका का चित्र बनाने के बाद आप टप 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 ऐसे पेंसिल से या पेन से ऐसे करते थे। तो जो ये बिंदी बिंदी सी लगी हुई है, ये जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, यही फ्लूइड है आपका जीव द्रव्य। ये जो फ्लूइड है, ये पूरा जो भरा हुआ है यहां पर, यही क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका के भीतर भरा हुआ एक तरल पदार्थ है, एक फ्लूइड है, जिसमें सारे के सारे कोशिकांग आपस मतलब तैरते रहते हैं, पड़े रहते हैं उसमें, और उसी के माध्यम से, इसी जीव द्रव्य के माध्यम से जो जो चीज आवश्यक जिस जिस कोशिकांग के लिए, वहां तक पहुंचती रहती है, घूमती रहती है। अब आपको मैं बात बताऊं, जीव द्रव्य जो है, इसका नामकरण किसने किया था? तो एक बंधु थे, जिन बंधु का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में दिमाग लगाया कि भाई ये पानी है यार, इस पानी का नाम क्या रख दूं, तो इस पानी का नाम क्या रख दूं, क्या रख दूं, क्या रख दूं, तो उसने दिमाग लगाया, चलो यार रख देते हैं प्रोटोप्लाज्म, रख देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोटोप्लाज्म रख लेते हैं। तो जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने 1839 में क्या रख दिया? जीव द्रव्य रख दिया। अब जीव द्रव्य से रिलेटेड एक पॉइंट है। जो जीव द्रव्य होता है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन जो है वो 10.5%, 10.5% मिलता है कार्बन, 76% मिलता है ऑक्सीजन, 10% मिलता है हाइड्रोजन, और 2.5% मिलता है आपका नाइट्रोजन। ये अनुपात आप याद रखेंगे। और अगर कुल जल की बात की जाए कि भाई यार इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें कुल कितना परसेंट जल मिलता है, तो 80% इसमें जल मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये जीव द्रव्य है, ये भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। मैं आपको समझाता हूं। देखो, मानो कि कोई सेल है, ठीक है, और ये आपका केंद्रक है, तो पूरे के पूरे में जो भरा हुआ है, अंदर भी बाहर भी, तो ये है पूरा का पूरा जीव द्रव्य। पर जो केंद्रक के बाहर बाहर है, इसको कहते हैं क्या? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर है, इसको बोल देते हैं केंद्रक द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्यी जालिका, है ना, अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें मैं निशान लगा रहा हूं। ये केंद्रक के चारों तरफ है, ठीक है, केंद्रक के चारों तरफ है, और आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली है, यहां तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। ये एक ना, आप इस तरह समझ सकते हैं, ये एक आकृति, एक दृढ़ संरचना, एक ढांचे की तरह से काम कर रहे हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं, जैसे तंबू है, तंबू में उसके आकार को बनाए रखने के लिए जगह जगह बांस लगाने पड़ते हैं, जिससे तंबू का आकार बना रहे, और अगर हवा चले, आंधी आए, तूफान आए, तो उस तंबू का आकार खराब ना हो। तो जो आपका
सेल वॉल है। सेल वॉल क्या काम करती है? आपकी सेल की सुरक्षा करने का काम करती है, आकार आकृति बनाने में मदद करती है। पर महत्वपूर्ण जो दृढ़ संरचना है, जो आप कह सकते हैं एक तरह से नींव है, जो एक सेल को पूरी तरह से उसके आकृति आकार में बनाए रखती है, वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक झिल्लीमय तंत्र है, यानी कि एक झिल्ली के जैसा जैसा पूरा तंत्र रहता है, जो एक तरफ तो केंद्रक से जुड़ा रहता है, एक तरफ तो जुड़ा रहता है आपके केंद्रक से, और दूसरी तरफ आपका जुड़ा रहता है किससे? आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा रहता है, आपस में इनको आपस में जोड़ता है। अब दृढ़ संरचना है, आकार, दृढ़ संरचना बनाने में मदद करता है, आकार और आकृति को बनाए रखने में सहायक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको ईआर कह देते हैं। दो तरह का होता है, एक है आरईआर और दूसरा है एसईआर। इस आर का मतलब यहां पर है राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल। और क्षमा चाहता हूं, ये है आपका रफ ईआर और ये है आपका स्मूथ ईआर, यानी कि ये है आपका खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है आपका चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, कोई भी सतह खुरदरी या चिकनी कब कहेंगे? जी, चिकनी कब होंगे? देखो, अगर आप हाथ टच करके देखोगे, अब गलत मत समझना, ठीक है, अभी हाथ टच करके देखोगे पूरा, तो अगर किसी लड़की का हाथ होगा तो आपको यार वाह बड़ा स्मूथ है यार, बड़ा चिकना चिकना सा है, हाथ यहाँ रखा फिसल के यहाँ चला गया। और भाई मेरे जैसे या किसी का हाथ पकड़ोगे और एकदम से लगेगा यार ये क्या है, ये तो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या है, समझते हैं, जैसे हम छोटे बचपन में हुआ करते थे और मस्ती करते थे, स्किन बिल्कुल एकदम चिकनी होती थी और मास्टर लट मारा पट्ट से एकदम, तो वहां पे उखड़ जाता था। तो वो जो पहले एकदम हाथ ऐसे जा रहा था नीचे तक, या कमर में हाथ जा रहा था या हाथ पे हाथ जा रहा था, अब वो रुक रहा है। यानी कि कोई भी परत खुरदरी तब होती है जब उस पर कुछ ना कुछ कण लगे हुए होते हैं, कण चिपके हुए होते हैं। ये जैसे आप देखो, कोई डब्बा है, कोई पेंसिल बॉक्स है, वो बिल्कुल आप एकदम साफ कर दो उसको, ठीक, कपड़े साफ कर दो, हाथ घुमाएंगे आपको चिकना फील होगा, पर थोड़ी देर धूल में रखने के बाद आप जब उस पर हाथ घुमाएंगे तो आपको कर 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 ऐसे दांतों में फील होगा और क्या होगा, आपको खुरदरा फील होगा। तो जो खुरदरा, जो रफ ईआर है, ये क्यों होता है? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं। कौन? राइबोसोम चिपक जाते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है? तो आरईआर। और स्मूथ क्यों है? क्योंकि उस पे है ही नहीं, उस पे ये राइबोसोम लगे हुए हैं ही नहीं। तो ये एसईआर क्या करता है? ये एसईआर का कार्य करता है, ये जो आरईआर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इस प्रोटीन को यातायात करने में मदद करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कौन सा? एसईआर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। आज तक आपने सबने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। जरूरत तो नहीं है, पर आप थोड़ा सा याद रख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे इस तरह की आकृति होती है, इस तरह से दिखाई देती है कुछ कुछ, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अल्टमान, या अल्टमैन भी कह देते हैं, और इसका नामकरण करने वाले थे व्यक्ति सी बेंडा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का विद्युत ग्रह कौन सा है, या पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस क्या है? यहां मतलब बिजली के तार लगे होते हैं क्या, ट्रांसफार्मर लगा होता है, या यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा होता है, या भट्टियां लगी हुई हैं जिससे पावर मिल रही है? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो आपने भोजन किया होता है, जो कार्बोहाइड्रेट लिया होता है, वो सबसे छोटी फॉर्म में चला जाता है, ग्लूकोज। और यहां पर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तो एटीपी में टूटता है। किसमें? एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें टूटता है, और एटीपी को एनर्जी का ही फॉर्म माना जाता है। एक्चुअली में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम सांस जो ले रहे हैं, सांस अंदर गया सांस बाहर गया, इसको हम बोल देते हैं क्या? श्वसन करना। पर श्वसन एक्चुअली में ये नहीं है। श्वसन का मतलब है जो आपने ग्लूकोज लिया है उसका टूटकर एनर्जी में परिवर्तित हो जाना, इसका नाम श्वसन है। और कोशिका का श्वसन स्थल, जो ये रेस्पिरेशन का काम होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए कोशिका का श्वसन स्थल किसको कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो सांस आप अंदर बाहर ले रहे हैं ये ब्रीदिंग है, पर जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है,
वो क्या है, वो आपका ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कहलाता है श्वसन। वैसे श्वसन दो तरह का होता है, पर मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक चीज है जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो सामान्यतः पूछा जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, धागे की फॉर्म में पड़ा रहता है। पर न्यूक्लियस के अलावा ये जो डीएनए है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जहां पर होती है, जहां पर प्रोटीन बनती है, उसको राइबोसोम, वो जगह कहलाती है राइबोसोम। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह से कुछ देख सकते हैं। दो तरह का होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। 80S जो मिलते हैं वो बहुत विकसित कोशिकाओं मिलते हैं, या आप कह सकते हैं जो मानव है या विकसित है, जो बहुकोशिकीय हैं, उनमें मिलते हैं। और 70S जो मिलता है वो शुरुआती दौर की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। प्रोटीन संश्लेषण केंद्र या प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अब एक क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्लांट सेल है उसमें राइबोसोम की खोज करने वाला कौन था। तो प्लांट सेल में, पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन, ये दो आदमी थे। और एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, पेलाडे नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट था। अब काम क्या है, कार्य क्या है कि आरएनए के साथ मिलकर, आरएनए के साथ जुड़कर ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आप एक तरह से मान लीजिए एक ऑर्डर की तरह से काम करता है। ठीक है, एक ऑर्डर है जिससे पूरा का पूरा कोशिका चलता है, और कोशिका के चलने से पूरी की पूरी बॉडी फिर चलती है, क्योंकि जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, आपकी सेल है। तो लाइसोसोम को समझते हैं। लाइसोसोम क्या चीज है, लाइसोसोम एक थैले की जैसी आकृति होती है। थैले, जैसे थैले देखे हैं ना आपने, बैग्स हैं, बैग के जैसी आकृति रहती है, बैग के जैसी स्ट्रक्चर रहती है, और इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज करने वाला कौन था, खोज करने वाला था इसकी डी डुवे। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या रहता है कि कोशिका के अंदर जब बाहर से कोई रोगाणु, कीटाणु या अवांछित पदार्थ प्रवेश करता है, कोई अननेसेसरी पार्टिकल अंदर एंटर करता है, तो उस पार्टिकल को ये सबसे पहले जाते ही बोलता है, हेलो क्या हाल है भाई, कहाँ से आए हो। तो बोलता है चल निकल यहाँ से। तो कहता है भाई साहब पंगा मत ले मुझसे। क्यों, मैं तेरे लिए बैठा हूँ बेटे यहाँ पे। तो क्या करेगा तू, तो ये नहीं करता, मेरे पास ना बहुत सारे एंजाइम्स हैं और देख मैं क्या करूँगा तेरे को। वो एकदम मुंह में हाथ डालता है और ऐसे करता है, उसको छींटा मार देता है। और जैसे ही छींटा मारता है तो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम का काम होता है पचाने का। तो उसको पचा डालता है और वो बोलता है अरे बाबा ये क्या किया रे तूने। तो ये क्या काम करता है, तो इससे तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि आत्महत्या की थैली है। ये क्या काम करता है ना, कई बार इसकी बुद्धि घूम जाती है, इसकी बुद्धि घूम जाती है तो ये क्या करता है, ये कहता है अल्लाह, पूरा फट जाता है, ये खुद ही फट जाता है, आत्महत्या कर लेता है और पूरी की पूरी सेल को डिसॉल्व कर देता है, पूरी सेल को ही खत्म कर देता है। वो किस कंडीशन में करता है कि भाई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया तो उसको हैंडल कर लेता है। बट जब पूरी की पूरी सेल बहुत बुरी तरह से संक्रमित हो जाती है या टूट फूट हो जाती है और उस सेल के अब कार्य करने की स्थिति नहीं रह जाती है, तो ये क्या काम करता है, अल्लाह भाई हम बनेंगे, फिदाइन हमला करेंगे हम। तो ये बोलता है या डिशुम, ऐसे पूरा डिशुम कर देता है और पूरा का पूरा इसमें से एंजाइम निकल के पूरी की पूरी कोशिका को पचा डालता है। ठीक है, ये क्या करता है, अवांछनीय पदार्थों का भक्षण भी कर लेता है, उनको पचा भी देता है और कोशिकाओं को पचा देता है। लाइसोसोम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं लवक। लवक जिनको प्लास्टिड कहा जाता है, 3 तरह के लवक होते हैं। हरित लवक होता है और अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट की एक खास बात है, आपको ये केवल पौधों में ही मिलेगा, सब आगे बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट है, इसको पादप की रसोई कहते हैं, यानी कि जो प्लांट है वहां रसोई है।
आपको पता है कि हम जो मनुष्य हैं हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमको पौधों पर या जंतुओं पर डिपेंड रहना पड़ता है, बट पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। और जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ भरा रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को कभी अच्छे से आराम से समझाएंगे, अभी मोटा मोटा आपको ये समझना है। उसके बाद है अवर्णी लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट इसको कहा जाता है। और ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं मिलता है। और कलरलेस होने का क्या कारण है कि जो सेल्स, जो कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश से दूर रहती हैं उन कोशिकाओं में ये लवक पाया जाता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से दूर कहां रहेगा, जो प्लांट का हिस्सा या आपका जो प्लांट का हिस्सा या कोई भी बॉडी पार्ट जो भी होगा, वो जो भी आप देखेंगे, खासकर प्लांट में ही बात की जाती है, तो वो प्लांट का हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर ये लवक पाया जाता है। प्रकाश से वंचित कोशिकाओं में लवक पाया जाता है और भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। या तो जड़ भी, प्रकाश नीचे जड़ भी होती है पर नीचे तना भी होता है जिसको भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू है, जैसे अदरक है तो तना है, जैसे केले का जो खंबा है उसका जो तना होता है वो धरती में होता है, तो वहां पर भोजन संग्रह करने का कार्य करता है आपका अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा है वर्णी लवक, जिसको ये कलरलेस होता है, नाम से पता लग रहा है वर्णी। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा गला खराब कई बार हो जाता है। वर्णी लवक है, रंगीन होता है, ठीक है, अपने आप में रंगीन होता है। और रंगीन क्या होता है, फूल रंगीन होते हैं, फल रंगीन होते हैं, बीज रंगीन होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब इंपॉर्टेंट है केंद्रक को जानना। केंद्रक सबसे प्रमुख अंग मिलता है, देखो बीच में जो मैंने बनाया हुआ केंद्रक है। केंद्रक में बाहर की तरफ क्या रहता है, केंद्रक में बाहर की तरफ एक मोटी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, और उसके अंदर भरा रहता है आपका केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। वहीं पे रहता है डीएनए ऐसे क्रोमेटिन फॉर्म में, और वहीं पर एक और छोटा ऑर्गनली होता है जिसका नाम है केंद्रिका। अब केंद्रक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, और पूरी की पूरी कोशिका में क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह से होना है, उस सब को डिसाइड करने का काम करता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक क्या रहता है, दादा बन के बैठा हुआ, ए इधर आ बिडू, इधर आ, मेरी बात सुन, क्या करना है, डायरेक्टर है अपन इधर का, झुकेगा नहीं। ठीक है, पुष्पा भाव की तरह बोलेगा, झुकेगा नहीं, अपन सबको सिंडिकेट का मेंबर बनने का है, मेंबर नहीं बॉस बनने का है सिंडिकेट का। तो डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का प्रबंधक इसको कहा जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम इसी के हाथ में होता है, केंद्रक के हाथ में, कोशिका का। इसके अंदर क्या चीज रहती है, एक चीज है, केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने की थी, और सबसे प्रमुख अंग है, आपको बता ही चुका हूं। इसके अंदर यहां पे धागेनुमा संरचना में डीएनए पड़ा रहता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। बट जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो ये जो आपका धागे जैसा आकृति में पड़ा रहता है, ये क्रोमोसोम्स में यानी गुणसूत्रों में चेंज हो जाता है। ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म था, जीव द्रव्य था। वो जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था आपका कोशिका द्रव्य, और दूसरा जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ था वह केंद्रक द्रव्य था। साथ में एक और यहां पर एक अंग मिलता है जिसका नाम केंद्रिका है। ये सब चीजें आपको मोटा मोटी इसमें चीजें याद रखनी है। उसके बाद एक अंग मिलता है, ये वाला देखो, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी काय, है ना, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे कैमिलो गोल्जी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी काय होती है, ये अपने आप में क्या रहती है, ये अपने आप में एक पैकिंग थैली की तरह रहती है, एक मतलब पैक करने की थैली। और आप पैक चीजों को कब करते हैं, जब आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तब पैक करते हैं। तो पूरी की पूरी सेल में यातायात करने का काम कौन करता है, देखो मैंने यातायात का काम पहले ही बताया था। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम के द्वारा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बट अगर ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्जी बॉडी, और इसीलिए इसको कोशिका का यात्रा प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह की पैकिंग थैली होती है गोल्जी का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खासकर रसधानी होती है, वैक्यूल्स होती हैं, इस तरह से केवल इनमें पानी भरा रहता है और कुछ नहीं होता, और इनका कुछ खास रोल भी ज्यादा नहीं रहता है।
तो जल से भरी हुई थैलियां हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और केवल प्लांट सेल में ही मिलती हैं। और लास्ट आपका ऑर्गन आ गया तारक का है सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था बोबेरी, ठीक है, खोज करने वाला व्यक्ति था बोबेरी। और ये निर्माण कब होता है इनका तारक काय का, सेंट्रोसोम का, जब कोशिकाओं में विभाजन होता है, कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने की तरफ आगे बढ़ती है, तो तब इनका निर्माण देखने को मिलता है। छोटे छोटे कणों के जोड़ों के रूप में ये दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के हमारे सारे के सारे टॉपिक बेसिकली बहुत अच्छे से कवर हो गए। आपको बिल्कुल भी इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तब तक देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।